Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द नेकलेस. जैसे कि इसके नाम से आपको ये प्रतीत होता है, द नेकलेस यानी कि कोई हार. तो जो पूरी कहानी है ये एक हार के ऊपर आधारित है, नेकलेस. तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है. इसमें बताया गया है कि मैटिल्डा नाम की एक महिला होती है जिसका नाम पूरा नाम है मैडम मैटिल्डा लोएसल, जिसको हमेशा एक विलासिता जीवन पसंद है, वैभवशाली वस्तुएं उसको चाहिए, लेकिन वो अपनी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं, वो हमेशा उदास रहती है. वह अपने आप को यह समझती है कि वह विलासिता जीवन जीने के लिए और वैभवशाली वस्तुओं को ही प्रयोग करने के लिए ही पैदा हुई है, लेकिन वो अपने पैदा होने की स्थिति को अपना दुर्भाग्य समझती है. तो अब देखते हैं कि उसकी ऐसी दशा में उसकी कहानी किस तरीके से बनती है, इसमें क्या होता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो शुरू करने के पहले यहाँ पर आपके सामने जो बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर कुछ बातें आपको बताई गई हैं जो कि आपको इस चैप्टर का अनुमान दे देती हैं. जैसे कि आपको पता चलता है कि इस कहानी के अंदर क्या होता है, तो थोड़ा अनुमान पाने के लिए तो देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा है कि मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, यानी कि मैटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है, यानी कि उसको बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है. शी हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, उसके पास एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है बट उसके पास आभूषण नहीं है, यानी कि ज्वेलरी नहीं है सुंदर दिखने के लिए. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, फिर वो अपनी एक सहेली से एक हार उधार लेती है. एंड लॉसेस इट, और वो इसको खो देती है. What happens then, और फिर उसके बाद क्या होता है. तो ऐसा कुछ पढ़ने के बाद आपको इस कहानी का अंदाज़ा लग जाता है कि इस कहानी में वो अपना एक ऐसा जीवन जीना चाहती है कि जो कि विलासिता से भरा हुआ है, और उसी के आवेश में आकर के, उसी की लालसा और इच्छा में आकर के वह अपनी एक सहेली से, अपने मित्र से एक नेकलेस उधार लेती है और फिर वो नेकलेस खो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, तो आइए जानते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर को कि इसमें क्या क्या कहानी शुरू होती है और कैसे कैसे होता है. तो चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने यहाँ पर रीड एंड फाइंड आउट कॉलम जो आपका है, यानी कि पढ़े और पता लगाइए, इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, यानी कि किस प्रकार की पर्सन, यानी कि किस प्रकार की महिला, इज ए मैडम मैटिल्डा लोएसल, जो कि उसका पूरा नाम है, वह किस प्रकार की पर्सन, यानी कि वह किस प्रकार की व्यक्ति है. वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी और उदास क्यों रहती है. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, और जो उसके पति हैं वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं. तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन का पता लगाने के लिए आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है. सबसे पहले इसमें लिखा है कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड यंग लेडीज, यानी कि वह उन सभी सुंदर और जवान महिलाओं में से एक थी. यानी कि अब यहाँ पर मैटिल्डा के बारे में बात बताई गई है कि वह उन सभी जवान और सुंदर महिलाओं में से एक थी. बोर्न, जो जन्मी थी, यानी कि जिनका जन्म हुआ था. एज मानो, यानी कि उनके हिसाब से वो ये मानती थी, मानो थ्रो एन एरर ऑफ डायनेस्टी, जो कि उनके भाग्य की कोई गलती हो, यानी कि उनके भाग्य की कोई कमी, यानी कि उनका दुर्भाग्य हो, यानी कि वह अपने जन्म लेने को ही अपना दुर्भाग्य समझती थी. इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, कि जिसका जन्म एक क्लर्क परिवार में हो, यानी कि वह एक सा परिवार जिनमें क्लर्क का कार्य करने वाले लोग रहते थे. शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसके पास कोई दहेज नहीं था, नो होप्स, कोई आशाएं नहीं थी, नो मीन्स, और ऐसा कोई भी जरिया नहीं था, ऑफ बिकमिंग नोन, कि लोग उसको जाने पहचाने, लव्ड, कि लोग उससे प्यार करें, एंड मैरिड बाय ए मैन, और किसी ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए, इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, जो कि कोई अमीर व्यक्ति हो या फिर कोई सम्मानित व्यक्ति हो, कि उसके पास ऐसा कोई भी साधन या तरीका नहीं था. आगे इसमें लिखा है कि एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पीटी क्लर्क, और वह खुद को आज्ञा देती है टू मैरी, विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए वह खुद को कहती है. ए पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कि किसी छोटे मोटे क्लर्क से शादी करने के लिए वो खुद को आज्ञा देती है, यानी कि वह एक छोटे मोटे क्लर्क से शादी कर लेती है जो कि किसी शिक्षा विभाग में कार्य करता है. आगे इसमें लिखा है कि शी वॉज सिंपल, वह एक साधारण महिला थी. बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा
दुखी रहती थी, हमेशा उदास रहती थी। आगे इसमें लिखा है कि शी सफर्ड अनसस्टेंटली, यानी कि उसने लगातार रूप से कष्टों को भोगा, यानी कि उसे लगातार प्रॉब्लम्स आई, उसने कष्ट झेले। फीलिंग हर सेल्फ, खुद को यह महसूस करते हुए, खुद को यह मानते हुए। बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, की उसका जन्म सभी विलासिता की वस्तुओं के लिए हुआ। यहाँ पर ऑल डेलिकेसीज का मतलब होता है विलासिता की सारी वस्तुएं जो कि जीवन को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है। एंड लग्जरीज, और वैभवशाली वस्तुओं के लिए ही उसका जन्म हुआ है। वह खुद को हमेशा यह मानती थी और हमेशा वह कष्ट भोगती थी, यानी कि उसको हमेशा मुसीबतें आया करती थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, यानी कि जिस अपार्टमेंट में, यानी कि जिस घर में वो रहती थी, वह वहाँ की गरीबी की वजह से सफर्ड करती थी, यानी कि वह कष्ट झेलती थी, यानी कि उसको हमेशा दुख आता था अपने घर की गरीबी को देखते हुए। द शेबी वॉल, बहुत ही बुरी हालत की जो दीवारें थी। एंड द वॉन चेयर, और टूटी जो चेयर थी, टूटी जो चेयर्स थी। एंड ऑल दिस थिंग, और इस प्रकार की जो सभी चीज़ें थी। टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया करती थी और उसको टॉर्चर क्या करती थी, यानी कि उसको तनावग्रस्त कर दिया करती थी, यानी कि इस चीज़ से वो जरा भी खुश नहीं हुआ करती थी। हमेशा अपने घर की जो गरीबी है उसको देख करके वो हमेशा सोचती थी कि वह तो वैभवशाली जीवन जीने के लिए और विलासिता जीवन जीने के लिए ही पैदा हुई है, और जो उसके सामने जो उसके घर की जो गरीबी थी उसको देख करके वो हमेशा दुखी हुआ करती थी। आगे इसमें लिखा है कि वैन से सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, और जब भी वह रात के भोजन के लिए बैठा करती थी अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के सामने। हु अनकवर्ड द टोरिन, जो कि बर्तन का अनकवर क्या करते थे, बर्तन पर से ढक्कन उठाया करते थे। वे डिलाइटेड एयर, हमेशा एक हल्की सी मुस्कान लिए। यहाँ पर डिलाइटेड एयर का मतलब होता है एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वो हमेशा उन बर्तन पर से ढक्कन हटाया करते थे, यानी कि खाने के समय पर वह बड़ी अच्छी मुस्कान लिए हुए बैठा करते थे। सेइंग, यह कहते हुए, ओ द गुड पॉट पाई, कि वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता, यानी कि जो भी भोजन उसके सामने आता था वह उसको बहुत अच्छा मानते थे। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स, और वह रात के भोजन के बारे में विचार करती थी, वो हमेशा सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, कि वो चमचमाते चांदी के बर्तन में हो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिस्ट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, पर वो हमेशा ये भी विचार करती थी कि जो शानदार जो भोजन है, जो भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया क्वालिटी का जो भोजन है जो कि परोसा जाए इन मार्वलस डिशेज, चमचमाते बर्तनों में वो परोसा जाए। शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो फ्रॉक थी और ना ही उसके पास ज्वेल्स थे, यानी कि ना ही उसके पास आभूषण थे। नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और वह हमेशा उनको ही प्यार करती थी, यानी कि उनको हमेशा उसी तरीके की वस्तु और उसी तरीके का जीवन चाहिए था। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी, एक अमीर सहेली थी। अ स्कूलमेट एट कॉन्वेंट, एक स्कूल की सहपाठी थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर पर वो जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वैन से रिटर्न, जब वो उसके घर से वापस आती थी तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता था। शी वेप्ट फॉर होल डे, और वो पूरे दिन रोया करती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह निराशा और विफलता की वजह से, यानी कि जो उसके जीवन में जो कमियां थी, जो उसके मन में लगता था कि हाँ उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से वो डिसअपॉइंट होती थी और बहुत ज़्यादा विफलता की जो भावना उसके मन में आती थी उसकी वजह से वो पूरे दिन रोती थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड रिटर्न, उसके हस्बैंड आए। इलेटेड, मुस्कुराते हुए। बेयरिंग इन हीज हैंड अ लार्ज एनवलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा दबाते हुए, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए उसके हस्बैंड घर पर आए। हियर हियर, यहाँ। ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है, यानी कि उसने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए कुछ है। तो शी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड, जिसमें से उसने बड़ी जल्दी से एक प्रिंट किया हुआ एक कार्ड बाहर निकाला। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड, जिसके ऊपर ये वर्ड प्रिंटेड किए गए थे, यानी कि छापे गए थे, जिसमें लिखा है कि, जिसमें लिखा था कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि जन सूचना मंत्री, एंड मैडम जॉर्ज रिपाउंड, यानी कि इसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे थे,
आज द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी, जो कि उन दोनों पति पत्नी को आमंत्रित करने की बात कह रहे थे मंडे इवनिंग यानी कि सोमवार की शाम को जनवरी 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस यानी कि उस मंत्री के निवास स्थान पर। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड यानी कि प्रसन्न होने के स्थान पर यानी कि प्रसन्न होने की बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड कि जैसे कि उसके हस्बैंड ने यह आशा की थी कि वह कार्ड को देख करके खुश हो जाएगी, तो खुश होने की बजाय शी थ्रू द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को दूर फेंक दिया। स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, यह टेबल पर फेंक दिया एक तरफ बहुत ही तेजी से बड़बड़ाते हुए, यानी कि मर्मरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। व्हाट इज सपोज आई वांट विद दैट, आपको क्या लगता है कि मुझे यही चाहिए। आगे इसमें फिर उसका हस्बैंड कहता है कि बट माई डेयरीज, लेकिन मेरी प्रिय, यानी कि वो उसको प्यार से डेयरीज कहते हैं कि बट माई डेयरी आई थॉट, मुझे लगा इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इससे तुम खुश हो जाओगे, यानी कि जो ये कार्ड है ये तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, लेकिन तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेशन, और यह एक अवसर है, यह एक ओकेशन है। एंड अ फाइन वन, और ये बहुत अच्छी बात है। एवरीबडी विशेज वन, कि हर किसी की यह इच्छा होती है और हर कोई इस प्रकार का अवसर चाहता है, हर एक को इस प्रकार का अवसर चाहिए कहीं जाने का। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और यह बहुत ही चुनिंदा है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कि जो इस प्रकार का जो मौका है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, यानी कि कुछ चुने हुए एम्प्लॉयज़ को, यानी कि कुछ चुने हुए कर्मचारी को ही मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, कि तुम वहाँ पर पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देखो, यानी कि वहाँ पर सभी के सभी जो काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर आपको सभी को देखने को मिलेंगे। आगे इसमें लिखा है कि शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, यानी कि उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। विद एन इरिटेटेड आइज, यानी कि एक चिड़चिड़ेपन की आंखों के साथ उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, यानी कि चिढ़ते हुए, यानी कि गुस्सा करते हुए उसने अपने पति की तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड, और उसने ये घोषणा कर दी इम्पेशेंटली, बहुत ही आवेश में आकर के। आगे फिर बोलती है व्हाट यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है, यानी कि आप क्या सोचते हैं। आई हैव टू वेयर टू सच थिंग, यानी कि मुझे क्या पहनना है ऐसी चीज़ के लिए जैसे कि ये है, यानी कि ऐसे समारोह के लिए मुझे क्या पहनना है, आपको क्या लगता है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, यानी कि उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड ही स्टमर्ड, और वह हकलाते हुए बोला वाई, क्यों। द ड्रेस यू वियर, यानी कि जो ड्रेस तुम पहनती हो। व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर जाते हैं, और उस समय जो पोशाक जो ड्रेस तुम पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वह तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर ड्रेस है। उसके बाद ही वॉज साइलेंट, उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, बहुत ही शांत हो गया। स्टूपेफाइड, और वो शांत होकर के हैरान भी हो रहा था, शांति के साथ साथ वो हैरान भी था। इन डिसमे, ऐसी निराशाजनक स्थिति में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, यानी कि जब उसकी वाइफ उस समय रोते हुए बोल रही थी, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वह बहुत ज़्यादा शांत था और साथ साथ वो हैरान भी था। आगे फिर इसमें लिखा है कि स्टमर्ड, उसके बाद फिर से उसने बोलने की कोशिश की हकलाते हुए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वो फिर पूछता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, एक बहुत ही उग्र कोशिश करते हुए। शी हैड कंट्रोल्ड हर विक्सेशन, उसके वाइफ ने अपने दुख को, यहाँ पर विक्सेशन का मतलब होता है दुख, दर्द, यानी कि जो उसके अंदर जो गुब्बार, जो उसे बहुत ज़्यादा दुख उसके बातों में जो नज़र आ रहा था, उसको कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड, और उसने फिर उत्तर दिया इन काम वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने उसको उत्तर दिया। वाइबिंग हर मॉइस्ट्रिक, अपने कोमल गालों को पोंछते हुए उसने जवाब दिया नथिंग, कुछ नहीं। आगे फिर बोलती है कि ओनली आई हैव नो ड्रेस, सिर्फ मेरे पास ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप आई कैंट गो टू दिस अफेयर, यानी कि मैं ऐसे फंक्शन में, यानी कि इस फंक्शन में, इस समारोह में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, कि अपना कार्ड किसी ऐसे कलीग को दीजिए, ऐसे सहकर्मी को दीजिए। हुज वाइफ, जिसकी वाइफ, जिसकी जो पत्नी है। इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसके पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छे परिधान हो, अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए। यहाँ पर जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट, यानी कि फिटेड आउट का मतलब होता है जिसके पास बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े हों, मुझसे भी बेहतर। आप
ऐसे व्यक्ति को ये कार्ड दे दीजिए, ऐसे सहकर्मी को आप ये कार्ड दे दीजिए जिसकी वाइफ मुझसे भी ज़्यादा अच्छे परिधान पहनते, उसका यह तात्पर्य कहने का। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज ग्रीव्ड, यह सुनकर के वह बहुत दुखी हो गया। बट आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया। लेट अस सी, आओ देखते हैं मैटिल्डा, देखते हैं मैटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, यानी कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कीमत कितनी होगी, आओ देखते हैं। यानी कि वह अब उसके लिए कोई ड्रेस खरीदना चाहता है, तो उसने कहा कि देखते हैं कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम यानी कि एक उपयुक्त जो कॉस्ट्यूम यानी कि उपयुक्त परिधान है उसकी कीमत कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो कि किसी अन्य ओकेशन के लिए भी काम आ जाए। समथिंग वेरी सिंपल, जो कि थोड़ा सा साधारण भी हो, आओ देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड, उसने फिर चिंता जताई। फॉर सम सेकंड्स यानी कि उसने थोड़ी देर के लिए चिंता जताई। थिंकिंग ऑफ ए सम, एक राशि के बारे में सोचते हुए, यानी कि जब उसके हस्बैंड ने कहा कि देखते हैं कोई ऐसी ड्रेस जो कि थोड़ी सिंपल हो, जो कि अन्य ओकेशन के लिए भी काम आ जाए, तो ऐसी ड्रेस के एक राशि धन को सोचते हुए उसने थोड़ी चिंता जताई। यहाँ पर से रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है थोड़ी चिंता जताना। फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंड के लिए। थिंकिंग ऑफ ए सम, यानी कि सम मतलब एक राशि, यानी कि एक पैसा, यानी कि जो कि किसी ड्रेस को खरीदने के लिए जो राशि उसमें देनी थी उसको बोलते हैं यहाँ पर सम। और थिंकिंग ऑफ ए सम का मतलब हो गया एक राशि के बारे में विचार करते हुए उसने थोड़ी चिंता जताई कि शी कुड आस्क, कि वो उसको मांग सकती थी। फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि उसको मांग सकती थी बिना उसके साथ जो अचानक से जो रिफ्यूज़ल, यानी कि जो इमीडिएट रिफ्यूज़ल, यानी कि अगर वो उसको मांगे और उसके हस्बैंड उसको अचानक ही मना कर दे, तो इसमें जो ये इमीडिएट रिफ्यूज़ल है, जो अचानक किया हुआ जो इनकार है, वो ये भी डर रहे थे कि अगर वो उसको मांगे तो सुन करके कहीं उसके हस्बैंड उसको मना ना कर दे, तो विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि उस राशि के साथ वो मना भी नहीं होनी चाहिए, तो उसके बारे में वो चिंता भी जता रही थी। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और इस तरीके से यहाँ पर जो उसका फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन यहाँ पर है कि अगर वो उसको मांगे तो हो सकता है कि उसके जो हस्बैंड है उसको विस्मय बोधक तरीके से, भयभीत तरीके से उसको मना कर दे। ये सब विचार करते हुए वो सोच रही थी। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक सोच समझकर पैसे खर्च करने वाला, यानी कि किफ़ायती जो व्यक्ति है, जो कि बहुत ही सोच समझ करके जो पैसे खर्च करता है, यानी कि कुल मिलाकर के ज़्यादा पैसा खर्च ना करने वाले एक क्लर्क से वो ये सोच रहे थे कि वो उसको मांगे, कहीं वो उसको मना ना कर दे। फाइनली, और अंत में शी सेड, और फाइनली यानी कि अंत में उसने कहा, यह सब विचार करने के बाद आखिर में उसने आकर के कहा, इन ए हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, यानी कि एक हिचकिचाते हुए यानी कि डरी डरी आवाज़ में उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं पक्के तौर से तो नहीं बता सकती, बट लेकिन इट सीम्स टू मी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, दैट कि 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि लगभग 400 फ्रैंक में ये आ जानी चाहिए, यानी कि 400 फ्रैंक की जो कीमत है वह उस जो भी आप ये ख़रीदना चाहते हैं, जो भी नई पोशाक आप खरीदना चाहते हैं, 400 रुपये में वो आ जानी चाहिए। वो थोड़ा उसमें अंदाज़ा लगा करके बोल रही है, और साथ साथ वो ये भी कहती है कि आई कांट टेल एग्जैक्टली, कि मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकती कि उसकी कीमत कितनी है। आगे इसमें लिखा है कि ही टर्न अ लिटिल पेल, कि ये बात सुनकर के वह थोड़ा पीला पड़ गया, यानी कि वह घबरा गया। फॉर, क्योंकि ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, यानी कि उसने सिर्फ इतने पैसे बचा करके रखे थे, टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए, दैट की, ताकि, ही माइट बी एबल टू ज्वाइन, ताकि वो शामिल हो सके, सम हंटिंग पार्टीज, यानी कि शिकार विकार करने के लिए जो उसकी एक जो पार्टी थी, जो ग्रुप था, उसमें वो शामिल हो सके। नेक्स्ट समर, अगली ग्रीष्म ऋतु में, विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों के साथ, हु वेंट टू शॉट लार्क ऑन संडे, जो उसके फ्रेंड्स थे जो कि लार्क नाम के पक्षी को शूट करने के लिए जाते थे, यानी कि उसका शिकार करने के लिए जाते थे संडे को। नेवरदलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल, अच्छी बात है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, बट लेकिन, ट्राई टू हैव प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर ड्रेस खरीदने की कोशिश करना।
अब इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने दो क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में है। पढ़े और पता लगाइए। इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें है कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉयसेल, यानी कि अब पोशाक तो खरीद ली गई लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या क्या है। तो इसमें कहा कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम यानी कि एक नई समस्या क्या है नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉयसेल, जो कि मैडम लॉयसेल को परेशान कर देती है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम सोल्व, और अब जो दूसरी समस्या है उसका निवारण कैसे होता है, यानी कि वो सोल्व कैसे की जाती है। तो इसके जवाब के लिए हम आगे बढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें ऐसा और क्या है जिससे कि उसके सामने एक समस्या और आ जाती है और वो समस्या कैसे सॉल्व होती है। आगे इसमें लिखा है कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, उस बड़ी पार्टी का जो दिन था वह आ गया था। यहाँ पर द बॉल का मतलब है वो बड़ी पार्टी, अप्रोच्ड यानी कि द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड यानी कि उस बड़ी पार्टी का दिन आ गया था। एंड मैडम लॉयसेल सीम्ड सैड, लेकिन जो मैडम लॉयसेल थी वो कुछ दुखी प्रतीत हुई। डिस्टर्ब बड़ी परेशान नजर आई। एंड एंक्शस और चिंतित थी। नेवरदलेस हालांकि हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि जो उसकी जो ड्रेस थी यानी कि जिस ड्रेस को वहाँ पर वो पहनने वाली थी वह लगभग तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और एक शाम को उसके हस्बैंड ने उसको कहा। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग यानी कि एक शाम को उसके हस्बैंड ने उसको कहा। व्हाट्स द मैटर विद यू, यानी कि तुम्हारी समस्या क्या है, यानी कि तुम्हारे साथ क्या बात है, क्या बात चल रही है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कि तुम पिछले 2-3 दिन से एक अजीब सा बर्ताव कर रही हो। एंड से रेस्पॉन्ड, और फिर आगे उसने जवाब दिया आई एम वेक्स्ड, यानी कि मुझे चिंता हो रही है, यानी कि मैं चिंतित हूँ। नॉट टू हैव ए ज्वेल, कि मतलब मेरे पास कोई भी आभूषण नहीं है, मैं इसकी वजह से चिंतित हूँ। नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, यानी कि मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि मैं अपने आप को सजा सकूँ, यानी कि मैं अपने आप को सुंदर बना सकूँ। यहाँ पर एडोन का मतलब होता है आभूषण से किसी भी महिला को सुंदर बनाना। तो यहाँ पर कहा कि नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा आभूषण नहीं है जिससे कि मैं खुद को सुंदर बना सकूं। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, यानी कि मेरे ऊपर एक गरीबी के जैसा एक लुक रहेगा, यानी कि मेरे चेहरे पर एक गरीबी की झलक रहेगी। आगे फिर वो कहती है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे इस पार्टी के लिए जाना नहीं चाहिए, यानी कि मैं इस पार्टी के लिए जाना पसंद नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड, फिर उसके हस्बैंड ने उसको जवाब दिया। ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, कि तुम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कुछ प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल कर सकती हो। इन दिस सीजन, इस मौसम में, दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में यानी कि इस मौसम में जो वो नेचुरल फ्लावर होते हैं यानी कि जो प्राकृतिक फूल होते हैं वे बड़े सुंदर और लुभावने लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो इस बात से भी तैयार नहीं, यानी कि वो इस बात को भी नहीं मानी। फिर वो कहते हैं कि नो नहीं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, यानी कि उन अमीर औरतों के बीच में, यानी कि इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, यानी कि इन अमीर औरतों के बीच में टू हैव ए शेबी एयर, यानी कि एक चिंताजनक जो हाव भाव है अपने चेहरे पर रखने, यानी कि यहाँ पर शेबी एयर का मतलब होता है एक चिंता का जो भाव है, यानी कि टेंशन का जो भाव है, उन अमीर औरतों के बीच में अपने चेहरे पर चिंता का भाव रखना, इससे बड़ी दुखदाई जो उसके लिए चीज़ है वो और कुछ नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर, यानी कि इस चीज़ से बढ़कर उसके लिए कुछ भी दुखदाई नहीं है, देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, यानी कि अब वो यहाँ पर चिंता करिए कि वो उस पार्टी के अंदर जाएगी तो वहाँ पर बड़ी अमीर महिलाएं मिलेंगी और उनके बीच में उसके पास अपने आप को कुछ सजाने के लिए ना होने की वजह से उसके ऊपर एक शेबी एयर रहेगी, यानी कि एक चिंता की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ती रहेगी, चिंताजनक स्थिति उसके चेहरे पर रहेगी। तो उसको देख करके वो कह रही है कि इससे ज़्यादा दुखदाई उसके लिए और कुछ भी नहीं है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड ने चिल्ला करके कहा हाउ स्टूपिड आर वी, अरे हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड आउट योर फ्रेंड मैडम फ्रेस्टर, जाओ और अपने सहेली मैडम फ्रेस्टर को ढूंढो। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, और उसको कहो कि वो अपने आभूषण तुम्हें उधार दे देगी। आगे इसके अंदर लिखा है कि शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, कि वह भी खुशी से चिल्ला उठी। इट्स ट्रू, क्या ये सच है। शी सेड, उसने कहा आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले दिन वह अपनी उस सहेली के घर
चली जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने वहाँ पर उसने अपनी दुख भरी कहानी अपनी सहेली को सुनाई। मैडम फ्रेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, मैडम फ्रेस्टर उसके बाद जो घर के अंदर जो उसकी बनी हुई जो अलमारी है जिसको हम बोलते हैं क्लोसेट, कि वो उठ करके क्लोसेट तक गई यानी कि घर की अलमारी तक गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल बॉक्स, और उसमें से उसने एक बहुत बड़ा बॉक्स निकाला जो कि आभूषणों से भरा हुआ था। ब्रॉट इट, फिर वो उसको लेकर के आई। ओपन इट, फिर उसने उसको खोला। एंड सेड, और फिर उसने कहा, चूज माई डियर, कि मेरी प्यारी सहेली इसमें से चुन लो। आगे इसमें लिखा है कि शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, कि सबसे पहले तो उसने उसमें से कुछ ब्रेसलेट को देखा। देन, और फिर अ कलर ऑफ पेल्स, और वहाँ पर जो मोते से बना हुआ एक प्रकार का आभूषण था जो कि कॉलर की तरह गले में पहना जाता था, उसको देखा। देन, और फिर उसके बाद ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और वहाँ पर एक प्रकार का आभूषण और भी था जिसको वेनेशियन कहा, जो कि सोने से बना हुआ था। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसने वे सभी आभूषण देखे जिस पर तारीफ करने योग्य वर्कमैनशिप यानी कि बहुत बड़ी कारीगरी की गई थी। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, और फिर उसने जो वे आभूषण थे वे दर्पण के सामने खुद पर ट्राई करके देखे यानी कि उनको वो पहन करके देखा। हेजिटेटेड, और फिर वो हिचकिचाई यानी कि वो खुल करके नहीं बोल पाई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम, ना तो वो उनको लेने के बारे में डिसाइड कर सकती थी और नॉर लीव देम, और ना उनको छोड़ने के विषय में कोई डिसीजन ले सकती थी। यानी कि वह उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन समस्या ये थी ना तो वो उनको चुन सकती थी ना ही कोई उनको छोड़ सकती थी। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? तो फिर वो कहते हैं कि वाई येस, क्यों, हाँ बिल्कुल हैं। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो वट विल प्लीज यू, कि भाई तुम खुद ही देख लो क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ से तुम खुश हो जाओगी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वट विल प्लीज यू, कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुश कर देगा यानी कि कौन सा आभूषण तुम्हें खुश कर देगा। यहाँ पर प्लीज यू का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना। आगे इसमें लिखा है कि सडनली, और अचानक से, डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, कि वहाँ पर एक काले रंग का जो सेटिन बॉक्स था उसमें उसको वो चीज़ मिल गई। ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक बहुत ही सुंदर हार जो कि हीरो से बना हुआ था यानी कि एक बहुत ही सुंदर हीरो का हार उसको उसमें नज़र आ गया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, लेकिन उसको लेने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। एज शी टुक इट आउट, कि जब उसने उसको उठा करके बाहर निकाला तो उसके हाथ कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, कि उसने उसको अपने गले के पास रख करके देखा। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने जो वेशभूषा उसने जो पहनी हुई थी उसके साथ उसको अपने गले पर रख करके देखा। एंड वाज एक्सटेटिक, और वो बहुत ही खुश हो गए। यहाँ पर एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। देन, और फिर सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बहुत ही हिचकिचाती हुई आवाज़ के साथ उसने पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, और चिंता भी हो रही थी उसको पूछते हुए, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम ये मुझे उधार दे सकती हो? ओनली दिस, सिर्फ यही? फिर उसकी सहेली ने पूछा सिर्फ यही चाहिए? उसने कहा कि वाई येस सर्टेनली, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम इसको ले सकती हो। उसने कहा कि बेशक तुम इसको ले सकती हो। साथ साथ उसने ये पूछा कि क्या सिर्फ तुम्हें यही चाहिए? उसने कहा जी हाँ मुझे यही चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ तुम इसको ले सकती हो। आगे इसमें लिखा है कि शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, फिर उसने अपनी सहेली के ऊपर आकर के थोड़ा नीचे झुकी। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और उसको बड़े भाव विभोर होकर के बड़े जोश से उसको गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसके बाद फिर वो चली गई अपने बहुत ही बेशकीमती हार के साथ, यानी कि जो उसका खजाना था जो कि उसने चुना था वो उसको लेकर के चली गई। आगे इसमें लिखा है द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी वाला दिन आ गया था, यानी कि द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, यहाँ पर अराइव्ड का मतलब आ गया था यानी कि वह दिन आ गया था जिस दिन की पार्टी थी। मैडम लॉयसेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉयसेल बहुत ही खुश हो रही थी। एक उस सफलता जैसे भाव को पा करके वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। शी वॉज द प्रीटेस्ट ऑफ ऑल एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, यानी कि वह जितने भी जो लोग थे उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, जो कि बहुत ही प्यारी नज़र आ रही थी, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, और मुस्कुराते हुए जो कि पूरे आनंद से परिपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।
ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और उस पार्टी में सभी लोगों ने, सभी जो जेंट्स थे, ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने उसको नोटिस किया यानी कि उस पर ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। प्रेजेंट, और वे चाहते थे कि वे उससे थोड़ी जान पहचान भी बढ़ा लें। यहाँ पर वांटेड टू बी प्रेजेंटेड का मतलब होता है थोड़ी जान पहचान बढ़ाना, और वो चाहते थे कि वो उससे थोड़ी जान पहचान भी बढ़ा ले, यानी कि उन सभी को वो मिसिज लॉयसेल बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। आगे इसमें लिखा है कि सी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, यानी कि पूरे उत्साह के साथ उसने वहाँ पर डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड, पूरे मदमस्त होकर के उसने वहाँ पर डांस किया। विद प्लेजर, बड़ी खुशी से। थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचते हुए, बट ऑल दिस एडमायरेशन, सिर्फ और सिर्फ इस तारीफ़ के बारे में सोचते हुए उसने वहाँ पर बड़ी खुशी से पूरा मस्त होकर के बहुत अच्छे से डांस किया। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, जो ये माहौल था ये उसके मन को सुकून पहुंचा रहा था और एक प्रकार की जीत का एहसास दिला रहा था कि हाँ उसकी जीत हो गई है, यानी कि उसकी जीत पूरी हो गई है। आगे इसमें लिखा है कि सी वेंट होम, वह अपने घर गई। टूवर्ड्स 4 o'clock, लगभग 4 बजे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, यानी कि वह सुबह सुबह लगभग 4 बजे अपने घर पर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, यानी कि जो उसके पति थे वो आधी नींद में थे, यानी कि उसको नींद के जैसा महसूस हो रहा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वो आधी नींद में थे। इन वन ऑफ अ लिटिल सैलून, यानी कि वहाँ पर जो छोटी छोटी जो दुकानें, जो पार्टीज़ के अंदर जो छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, उनमें से किसी एक दुकान पर वो वहाँ पर बैठे बैठे आधी नींद में थे। सिंस मिडनाइट, आधी रात से। वे 3 अदर जेंटलमैन, अन्य 3 जेंटलमैन के साथ। हुज वाइफ वर इंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियाँ उस पार्टी में बहुत ज़्यादा आनंद ले रही थी। हुज वाइफ्स, यानी कि जिनकी पत्नियाँ, वर इंजॉइंग, आनंद ले रही थी, देमसेल्फ वेरी मच, जो कि उस पार्टी में बहुत ही आनंद ले रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरी। अब आगे इसमें लिखा है कि जो मैडम लॉयसेल है उसके पति ने उसके कंधे पर से कुछ चीज़ हटाई। वह चीज़ क्या थी? द मॉडेस्ट रैप, यानी कि एक साधारण सी मामूली सी दिखने वाली एक मोटी चादर को उसके कंधे से हटा दिया। दे हैड कैरेड, जिसको अपने साथ लेकर के आए थे। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिजेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी कि जो वो चादर थी वो दिखने में बिल्कुल गरीबों वाली चादर जैसी नज़र आ रही थी, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी, यानी कि मेल नहीं खा रही थी। यहाँ पर क्लैश्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल ही विपरीत हो, जो बिल्कुल भी मेल ना खा रही हो। तो उसकी जो वो चादर थी बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। विद द एलिजेंस, यानी कि उस सुंदरता के साथ। ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी कि जो उस पार्टी में पहने जाने वाले जो सुंदर सुंदर जो वस्त्र थे उनके साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। तो इसलिए उसने उसके कंधे से उस चादर को हटा करके दूर कर दिया। शी विश्ड टू हरी अवे, उसके बाद वह जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, यानी कि वह नहीं चाहती थी कि वह नोटिस कीजिए, यानी कि कोई उसको देखे। बाय द अदर वुमन, यानी कि जो अन्य महिलाएं थी वो नहीं चाहती थी कि अन्य महिलाओं के द्वारा उसको नोटिस किया जाए, उसको देखा जाए। हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन ए रिस्पर, जो कि अपनी बहुत ही महंगी, जो कि बाल से बनी हुई जो महंगी जो पोशाक थी उनसे अपने आप को लपेटे हुए जो बाकी महिलाएं थी उनके द्वारा वो नोटिस नहीं होना चाहती थी। लॉयसेल डिटेंड हर, इस बात पर लॉयसेल ने उसको रोका और कहा कि वेट, यानी कि इंतज़ार करो। ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, यानी कि मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ, यानी कि तुम रुको मैं एक टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ, उसने ऐसा कहा। बट लेकिन शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ाते हुए वो बाहर आ गई। वैन, और जब देवर इन द स्ट्रीट, और जब वे गली में थे। दे फाउंड नो कैरेज, उनको वहाँ पर कोई भी साधन नहीं मिला जिससे कि वो अपने घर जा सके। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और फिर उन्होंने उस साधन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वहाँ पर कोई गाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी या कोई भी ऐसा कैरेज ढूंढने की कोशिश की जिससे कि वो अपने घर पर जा सकें। हेलिंग द कोचमैन, और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको हम बोलते हैं कोचमैन। कोचमैन को इशारा करते हुए, यानी कि इशारा करके उसको बुलाते हुए। हुम दे सो एट ए डिस्टेंस, जिसको उन्होंने थोड़ी दूरी से देखा। यहाँ पर हुम मतलब है जिसको, दे सो उन्होंने देखा, जिसको उन्होंने देखा, एट ए डिस्टेंस थोड़ी दूरी से। और यहाँ पर हेलिंग है इशारे से किसी को बुलाना। तो कोचमैन को इशारा करते हुए जिसको उन्होंने थोड़ी दूर से देखा। दे वॉक्ड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, उसके बाद वे नदी के किनारे किनारे चलने लगे। होपलेस, और आशाहीन, एंड शिवरिंग, यानी कि
बिल्कुल कांपते हुए, क्योंकि वहाँ पर वो सर्दी का मौसम भी था। फाइनली, और अंततः, दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, और अंत में उनको वहाँ पर एक पुराने साधनों में से कोई एक ऐसा साधन यानी कि कोई ऐसी गाड़ी मिल गई जिससे को अपने घर जा सके। दैट वन सेज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, उन्हें वो रात होने के बाद दिखाई दी। इट टुक दैम एज फार एज द डोर, और फिर यह गाड़ी उनको उनके दरवाजे तक ले गई, यानी कि वह उनको इतनी दूर लेकर गई जितनी दूर उनका दरवाजा था। यानी कि इससे साफ साफ ये क्लियर है इस सेंटेंस से कि इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, कि वह उनको उनके दरवाजे तक लेकर के गई। एंड और दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वे बड़ी थकावट से, वह बहुत ही कमजोरी से अपने घर की तरफ बढ़े। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, यानी कि मिसेस लॉयसल के लिए ये सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि जो पार्टी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वो अपने घर पर पहुंच चुके थे। ऑन एन हिज पार्ट, और अपने हिस्से पर, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10, और इसके बाद में जो उसके हस्बैंड के लिए बात यह थी कि ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि यहाँ पर दैट का मतलब है कि ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस, कि उसे ऑफिस भी जाना होगा, यानी कि ऑफिस में होना होगा बाय 10, यानी कि 10 बजे तक उसको अपने ऑफिस में होना होगा, यानी कि ऑफिस जाना होगा। आगे इसमें लिखा है कि शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर, कि उसके बाद उसकी पत्नी ने, जो मिसेस लॉयसल थी यानी कि मैडम लॉयसल ने, अपने कंधे से जो रैप यानी कि जो कंधों पर जो लपेटा हुआ जो परिधान था, जो उसकी ड्रेस थी, उसने अपने कंधे से उसको हटाया। बिफोर द ग्लास, वहाँ पर दर्पण के सामने यानी कि शीशे के सामने। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और उस चमक धमक में एक बार फिर से अंतिम दर्शन करने के लिए, यानी कि खुद को देखने के लिए उस दर्पण में उसने अपने कंधे से जो रैप है यानी कि जिससे कि वो लपेटे हुए थे खुद को, परिधान था जो उसकी ड्रेस थी, उसको हटाया। सडनली, और अचानक, सी अटर्ड अ क्राई, अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, जो उसका नेकलेस था, जो उसका हार था, उसके गर्दन के चारों ओर नहीं था, यानी कि उसके गले में नहीं था। तो इतना पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपको रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिए गए, यानी कि पढ़ें और पता लगाएं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयसल डू नेक्स्ट, कि अब इसके बाद जो श्रीमान और श्रीमती लॉयसल है वो आगे क्या करते हैं। यानी कि जैसे कि हमें पता चल जाता है यहाँ पर इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में कि जो उसके गले में जो हार था, वो जब अपने दर्पण में अपने गले को देखते तो वहाँ पर उसको हार नज़र नहीं आता है, तो उसके बाद ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब मिस्टर एंड मैडम लॉयसल आगे क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और फिर वे उस नेकलेस को कैसे बदल देते हैं। यानी कि अब यहाँ पर उनके दिमाग में एक बात ये भी आ रही है कि वो नेकलेस को बदला जाए। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि लॉयसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, यानी कि लॉयसल ने पहले ही आधे कपड़े उतार दिए थे बदलने के लिए। आस्ट, और उसी हालत में उसने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली, और उसने उत्तेजित होकर के उसकी तरफ मुड़ करके कहा, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि अब मेरे पास मैडम फॉरेस्टर्स का नेकलेस नहीं है, यानी कि मेरे पास वो हार नहीं है। वो घबराते हुए बोलती हैं। आगे इसमें लिखा है कि इन डिस्मे, और जो उसका हस्बैंड है वो निराशा में डूब गया। व्हाट, और बड़ी हैरानी से वो कहता है कि क्या, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और फिर उन्होंने उस नेकलेस को वहाँ पर जो कपड़ों की जो तह लगी हुई थी, जो फोल्ड लगी थी, उसके अंदर खूब ढूंढा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, वहाँ पर जो रजाई गद्दे थे उसके अंदर भी ढूंढा। इन द पॉकेट्स, अपने पॉकेट में भी ढूंढा। एवरीवेयर, हर तरफ उस हार को ढूंढा। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वह हार नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि जब ये हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले तब भी वह हार तुम्हारे पास था, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो। इस तरह से अपने हस्बैंड के द्वारा सवाल पूछे जाने पर मैडम लॉयसल कहती है कि येस, हाँ, आई फेल्ट एज वी केम आउट, कि हाँ, ये मुझे महसूस हुआ था जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले। बट लेकिन इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुमने यह गली में खोया होता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल,
कि हमें इसके गिरने की आवाज़ भी आनी चाहिए थी। आगे फिर वो कहते हैं कि इट मस्ट बी इन द कैब, ये ज़रूर उस कैब में होगा जिस कैब में हम घर तक पहुँचे। तो फिर वो कहते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ यह संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उस कैब का नंबर लिया? वो कहता है कि नहीं। एंड यू, क्या तुमने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया कि उस कैब का नंबर क्या था? वो कहते हैं कि नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। अटरली कास्ट डाउन, और ये कहते हुए वो नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उन दोनों के सामने अब ये समस्या बढ़ती जा रही है कि हार तो हुआ है लेकिन कहाँ खोया है ये उनको कंफर्म नहीं है। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जब वो मिनिस्टर के घर से बाहर निकले तो क्या उन्होंने उसको अपने गले में महसूस किया था, मैडम लॉयसल ने अपने गले में महसूस किया था। उसके बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर वो गली में भी खोता तो उसको उनकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी उसके गिरने की, वो ज़रूर उस कैब के अंदर होगा। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि क्या उनमें से किसी एक ने भी उस कैब का नंबर नोटिस किया? लेकिन नहीं, किसी ने भी उसका नंबर नोटिस नहीं किया। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, मिस्टर लॉयसल ने फिर से कपड़े पहने और कहा आई एम गोइंग, कि मैं जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द ट्रैक, मैं उस ट्रैक पर जा रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर वे रात को उस मिस्टर के घर से बाहर आने पर पैदल घूम रहे थे, उस ट्रैक पर जाने की वो बात कहते हुए कहते हैं कि आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक, मैं ट्रैक पर जा रहा हूँ। वेयर वी वेंट ऑन फुट, कि जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी, वहाँ पर ये देखने के लिए, इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि अगर ये मुझे वहाँ पर मिल जाए या अगर ये मुझे वहाँ पर मिल सकता है तो मैं उसको देखने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। एंड ही वेंट, और ऐसा कह करके वो चले गए। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और जो मैडम लॉयसल है वो अपने इवनिंग वाले गाउन, जो उसकी ड्रेस थी, जिस ड्रेस को पहनकर वो पार्टी में गई थी, वो उसी ड्रेस में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, कि अब खुद को यह फोर्स भी ना करते कि वो बेड पर जा कर के बैठ जाए, वो बिल्कुल हताश परेशान होकर के वो उसी गाउन में ही रही और वहीं बैठी रही। टूवर्ड्स 7 o'clock, लगभग 7 बजे के आसपास, हर हस्बैंड रिटर्न, उनके जो पतिदेव हैं वो वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी उनको वहाँ नहीं मिला। और आगे इसमें बताया गया कि ही वेंट टू द पुलिस, उसके बाद फिर वो पुलिस के पास गए, एंड टू द कैब ऑफिस, और फिर वे उस कैब के ऑफिस में भी गए जिस ऑफिस की वो कैब थी। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट, और फिर वहाँ पर उन्होंने एक विज्ञापन भी दिया। इन द न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में। ऑफरिंग अ रिवार्ड, एक इनाम घोषित करते हुए उन्होंने वहाँ के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन भी दिया उस हार को पाने के लिए। आगे इसमें लिखा है कि शी वेटेड ऑल डे, मैडम लॉयसल ने पूरे दिन इंतज़ार किया। इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, यानी कि उस घबराहट की स्थिति में ही पूरे दिन इंतज़ार किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयावह यानी कि बहुत ही भयानक जो उनके सामने जो विकट परिस्थिति है, ऐसी स्थिति को दिमाग में रखते हुए उसने पूरे दिन इंतज़ार किया। लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, और जो उनके श्रीमान पतिदेव मिस्टर लॉयसल है वो शाम को घर पर वापस आए। हिज फेस पेल, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि उनको कोई भी सुराग, कोई भी जानकारी नहीं मिली थी कि वो हार कहाँ पर है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा था, यानी कि उनको कुछ भी अता पता नहीं लगा। ही सेड, फिर उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, कि अपनी सहेली को लिख दो, दैट कि यू हैव ब्रोकन, कि तुमसे टूट गया है, द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, उस नेकलेस का क्लैप्स तुमसे टूट गया, ऐसा अपनी सहेली को लिख दो। क्लैप्स एक ऐसी कड़ी होती है जो कि हार को गले में पहनने में काम आती है, जो कि एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की एक छोटी सी कड़ी होती है, उसको बोलते हैं क्लैप्स। कि भाई अपनी सहेली को लिख दो कि तुमसे उस हार का क्लैप्स टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें यह रिपेयर करवाना होगा। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने ऐसा ही अपने सहेली को लिखा जैसे कि उसके हस्बैंड ने उसको लिखने के लिए कहा। यहाँ पर डिक्टेटेड का होता है जैसे कि उसके हस्बैंड ने लिखने के लिए कहा, तो उसके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं डिक्टेट, तो उसकी सेकंड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें लिखा है कि शी रोट, उसने ऐसा ही लिखा, एज ही डिक्टेटेड, जैसे कि उसने लिखने के लिए कहा। आगे इसमें लिखा है कि एट द एंड ऑफ ए वीक, और उस सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी कि उस सप्ताह के अंत तक वह हर प्रकार की सारी होप, सारी उम्मीदें खो चुके थे। एंड लॉयसल, और श्रीमान लॉयसेस, ओल्डर बाय 5 ईयर, जो कि अपनी पत्नी से 5 साल बड़े थे, डिक्लेयर्ड, उसने ये घोषणा कर दी,
वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, यानी कि हमें इसकी बजाय कोई दूसरा नेकलेस यानी कि दूसरा आभूषण जरूर बदल देना चाहिए, यानी कि हमें दूसरा आभूषण ले लेना चाहिए। इन ए शॉप ऑफ ए पेलाइस रॉयल, यानी कि पेलाइस रॉयल की एक दुकान में, दे फाउंड आ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, यानी कि उनको वहाँ पर एक हीरे की एक माला मिल गई है, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वो बिल्कुल दिखने में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि उनसे वो खो गई थी, यानी कि विच सीम्ड जो कि प्रतीत हो रही थी, टू दैम यानी कि उनको बिल्कुल ऐसी प्रतीत हो रही थी, एग्जैक्टली लाइक द वन ठीक बिल्कुल उसी के जैसी, दे हैड लॉस्ट जो कि उनसे खो गई थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, यानी कि जो इसकी कीमत थी वो 40,000 फ्रैंक के बराबर थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन उनको यह जो सोने की जो माला थी जो कि बिल्कुल पहले वाली माला के जैसा नज़र आ रही थी, वो उनको 36,000 फ्रैंक में मिल सकती थी। लॉयसेल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, जो श्रीमान लॉयसेल थे उनके पास 18,000 फ्रैंक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ करके गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और उसने बाकी जो फ्रैंक है उसने उधार लिए। ही मेड रूइनियस प्रोमिसेस, उसने बर्बाद कर देने वाले कुछ वादे भी किए, यानी कि कुछ ऐसे भी वादे किए जिससे कि एक व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। टुक मनी फ्रॉम द यूजर, और वहाँ के ऋणदाताओं से उसने पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और वहाँ के जितने भी जो लोग थे उसने कोई भी ऋणदाता के पास जाना नहीं छोड़ा, वो सभी के पास गया और पैसे लिए। वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो उस नए नेकलेस को लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, यानी कि उस व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक यानी कि 36,000 फ्रैंक को जमा करते हुए उस नेकलेस को लेने के लिए वो गया। आगे इसमें लिखा है कि वैन मैडम लॉयसेल टू बैक द ज्वेल, और जब मैडम लॉयसेल उस हार को, उस आभूषण को वापस लेकर के आई, टू मैडम फॉरेस्टर, अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर के पास, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, और उस पर उसकी सहेली ने एक अनोखे अंदाज में मिसेज लॉयसेल को कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, कि तुम्हें ये मुझे पहले ही लौटा देने चाहिए थे। फॉर, क्योंकि आई माइट हैव नीडेड दैम, कि मुझे इनकी ज़रूरत हो सकती थी। आगे इसमें लिखा है कि मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, कि जो उसकी सहेली थी मैडम फॉरेस्टर, उसने वह आभूषण का बॉक्स यानी कि आभूषण का डब्बा नहीं खोला जिसमें वो दूसरी माला को लेकर के आई थी। एज मैडम लॉयसेल फियर्ड शी वुड, की जैसा कि मैडम लॉयसेल को यह डर था कि वह उस बॉक्स को खोल कर देखेगी, लेकिन उसने वो खोल करके नहीं देखा। वट वुड शी थिंक, वह क्या सोचेगी, इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, कि अगर उसको ये पता चल जाता है कि यह कोई और माला है, यानी कि यह उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु है, तो क्या सोचेगी, यही उसके दिमाग में चल रहा था। व्हाट शुड शी से, उसे क्या कहना चाहिए। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, क्या वह उसको एक चोर लुटेरा डाकू समझेगी। मैडम लॉयसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब श्रीमती जो लॉयसेल है उसको ये पता चल गया था कि जीवन की आवश्यकताओं की सबसे भयानक जो सच्चाई क्या है वह उसको पता चल गया था। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना पार्ट किया, यानी कि उसने अपना रोल निभा दिया, यानी कि उसने उसके बजाय जो दूसरा नेकलेस दिया उसने अपना रोल निभा दिया था। हाँ व्यवहार, हालांकि कम्प्लीटली, हालांकि उसने वो पूरा कर दिया था। होरेकली, साहसिक तरीके से, साहसीपूर्ण तरीके से उसने वो पूरा कर दिया था। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और उस माला को वापस करने के लिए जो उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसको वापस चुकाना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। इट वॉज नेसेसरी, यह आवश्यक था। शी वुड पे इट, और वह उसको चुकाएगी, वह मनी मन ये डिसाइड कर चुकी थी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया था जो उनके घर में काम करती थी। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपने रहने का स्थान भी बदल लिया था। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने किसी एक अटारी पर कुछ रूम किराए पर ले लिए थे। दे रेंटेड सम रूम्स, उन्होंने कुछ रूम ले लिए थे किराए पर। इन एन एटिक, अटारी पर, यानी कि जो थोड़े ऊंचाई से पर जा करके जो घर बने रहते हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ रूम किराए पर ले लिए थे।
आगे इसमें लिखा है कि सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, कि उसने जो किचन का जो कार्य था जो उसके लिए हमेशा उबाऊ और पकाऊ महसूस होता था वो सब कुछ सीख गई थी, उसको सीखना पड़ा। शी वॉश द डिशेज, वह कपड़े धोती थी। शी वॉश द सोइल्ड लाइनन, कि वह मेली गंदगी भरी चादरें धोती थी। देयर क्लॉथ्स, और उनके कपड़े धोती थी। डिश क्लॉथ्स, और बर्तनों को साफ करने वाले कपड़े धोया करती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राइव, जिनको वो धो करके सूखने के लिए डाल दिया करती थी। इसमें लिखा है कि शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, और वह अपने घर का जो कूड़ा करकट है यानी कि जो कूड़ा कचरा है उसके लिए ये वर्ड यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, द रिफ्यूज। रिफ्यूज को बोलेंगे कूड़ा करकट। वह अपने घर का कूड़ा करकट नीचे गली तक लेकर के आती थी ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। एंड ब्रोट अप वाटर, एंड ब्रोट अप द वाटर, और वह नीचे से ऊपर तक पानी लेकर के भी जाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और हर कदम पर रुकते हुए, यानी कि हर पैड़ी पर पैर रख करके रुकते हुए, जैसे कि पानी को लेकर के ऊपर जाती थी, हर कदम पर वो रुकते हुए। टू कैच हर ब्रेथ, अपनी सांसों को संभालते हुए वो पानी को लेकर के ऊपर जाती थी। एंड क्लोथ लाइक वुमन ऑफ द पीपल, और आम लोगों के परिवार में जो महिलाएं रहती है उन महिलाओं की तरह ही वो कपड़े पहना करती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स एंड द बचर्स एंड द फ्रूटर्स, और वहाँ पर वह पंसारी की दुकान पर, मांस बेचने वाले की दुकान पर और फल बेचने वाली दुकान पर जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने बाजू में एक टोकरी को लटकाए हुए। शॉपिंग, खरीदारी करते समय। हैंगलिंग, और खरीदारी करते समय साथ साथ मोल भाव करते समय। टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, जो भी उसके पास थोड़े बहुत कम मात्रा में पैसे होते थे उसके अंतिम सिक्के तक वह दुकानदारों से मोल भाव करते हुए शॉपिंग करती थी। और आगे इसमें लिखा है कि द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और जो उसके पति थे वो शाम को भी काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वहाँ पर जो व्यापारी की कुछ लेन देन की जो किताबें थी, लेन देन की जो बही खाते थे उनको व्यवस्थित करने का कार्य वो करते थे। एंड नाइट्स, और रात को भी काम करते थे। ही ऑफन डिड कॉपिंग, और वह प्रतिलिपि तैयार करने का कार्य करते थे, यानी कि एट 5 सौज ए पेज, एक पेज की कीमत 5 सौज हुआ करती थी, उसकी दर से वो रात को कॉपिंग करने का कार्य करते थे, यानी कि प्रतिलिपि तैयार करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार का जो उनका दुख से भरा हुआ जो जीवन था लगभग 10 वर्षों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 वर्षों के अंत में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, कि उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। आगे इसमें बताया गया कि मैडम लॉयसेल सिम्ड नाउ, कि 10 वर्षों के बाद जो मैडम लॉयसेल है वो अब कुछ बूढ़ी महिलाओं की तरह नज़र आने लगी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो कठोर महिला बन चुकी थी। हार्ड, कठोर, और हार्ड यानी कि बहुत ही कठोर और मजबूत महिला बन चुकी थी। द क्रूड वुमन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, और घर के कार्य करते करते वह एक फूहड़ महिला की तरह बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बुरी तरीके से बंधे रहते थे। हर स्कर्ट एवरी, उसकी जो स्कर्ट थी वो अव्यवस्थित रूप से रहती थी, यानी कि वो किसी भी तरीके से पहले के जैसा अपने आप को सजाने संवारने का कार्य नहीं करती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ हमेशा लाल रहते थे, यानी कि कार्य करते करते उसके हमेशा हाथ लाल रहते थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और वह बहुत ही तीखी आवाज़ में भी बोलने लगी थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और वहाँ पर वो फर्श धोया करती थी, यानी कि फर्श धोने का भी वो कार्य करती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, लेकिन जब कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस के कार्य के लिए बाहर रहते थे, शी वुड सिट हर सेल्फ, वो एक तरफ बैठ जाती थी, बिफोर विंडो, अपनी खिड़की के सामने, एंड थिंक, और सोचा करती थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, और उसी शाम की जो वो पार्टी थी जिस पार्टी में अपना वो नेकलेस खो करके आई थी, उस पार्टी के बारे में वो सोचा करती थी। ऑफ फॉर्मर टाइम, जो कि बहुत समय पहले की जो बात थी उसके बारे में वो सोचा करती थी। ऑफ दैट बेल, वहाँ पर नृत्य करने वाली जो पार्टी थी जिसमें वो खूब मस्ती से झूम झूम करके नाची थी। शी वॉज सो ब्यूटीफुल, वह वहाँ पर बहुत सुंदर लग रही थी। एंड सो फ्लैटर्ड, और उसके वहाँ पर बहुत तारीफ हो रही थी। वह कभी कभी उसके बारे में भी सोचा करती थी जब उसके पति अपने ऑफिस में जाया करते थे।
आगे इसमें लिखा है कि हाउ इट वुड हैव बीन, कि कैसा होता इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि अगर वो नेकलेस नहीं खोती तो कैसा होता। हु नोज, किसको पता। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, जीवन कितना असाधारण है, जीवन कितना अजीब है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और वह कितने परिवर्तनों से भरा हुआ रहता है, यानी कि उसमें कितने ज़्यादा बदलाव आते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुइन और सेव वन, कैसे एक छोटी सी बात किसी को बर्बाद और किसी को बचा भी सकती है, किसी को बर्बाद भी कर सकती है और किसी को बचा भी सकती है। उसके मन में ऐसे विचार चलते रहते थे। और आगे इसमें लिखा है कि वन संडे, एक रविवार की बात है, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसीज, जब वह चैम्प्स एलिसीज में थोड़ा टहल रही थी, थोड़ा घूम रही थी, टू rid herself ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, अपने सप्ताह भर की थकान को भुलाने के लिए, थकान से छुटकारा पाने के लिए वह वहाँ पर थोड़ा घूम रही थी, थोड़ा टहल रही थी। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, अचानक उसने वहाँ पर एक महिला को देखा। वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ घूमते हुए। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, वह तो उसकी सहेली थी। मैडम फॉरेस्टर स्टिल यंग, लेकिन वो अभी भी जवान थी। स्टिल प्रीटी, वो अभी भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, वो अभी भी आकर्षक थी। मैडम लॉयसेल वॉज अफेक्टेड, यह देख करके मैडम लॉयसेल बहुत ही प्रभावित हुई, उसको बहुत ही महसूस हुआ। शुड सी स्पीक टू हर, अब अपने मन में सोच रहे कि क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। तो उसने निर्णय किया कि यस सर्टेनली, बिल्कुल उसे उससे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, कि अब वो ये भी बता दे कि हाँ अब उसने वो सारे पैसे चुका दिए हैं। एंड शी वुड टेल हर ऑल, अब वो उसको सारी बात बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, यानी कि अपनी सहेली को वहाँ पर देखते हुए उसके मन में यह है कि क्या उससे उसको बात करनी चाहिए। जी हाँ, अब तो उसने उसके सारे पैसे भी चुका दिए हैं और अब वो उसको सारी बात बता देगी कि उस शाम को उस पार्टी में क्या हुआ था। ये सब सोचते हुए सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास पहुंची। सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास पहुंची और कहा गुड मॉर्निंग जेनी। उसने, जैसे कि वो अपने सहेली को पहले पुकारा करती थी जेनी बोल करके, उसने उसको बोला गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उसकी सहेली ने उसको नहीं पहचाना। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी, और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी, टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, एक मामूली इंसान की तरफ से इतने फेमिलियर तरीके से पुकारे जाने पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी, जिसके लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एस्टोनिश्ड। आगे इसमें लिखा है सिस्टमर्ड, यह सब सुन करके वे थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोलती है बट मैडम आई डोंट नो यू, लेकिन श्रीमती जी, मैडम मैं आपको नहीं जानती। आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुम्हें ज़रूर कोई गलती हुई है, यानी कि आपसे कोई गलती हुई है, मैं वो नहीं हूँ जिससे कि आप बात करना चाहते हैं। फिर आगे से जवाब मिलता है, मिसेज लॉयसेल बोलती है कि नो आई एम मैटिल्डा लॉयसेल, नहीं मैं मैटिल्डा लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और वो बड़ी हैरानी से उसकी सहेली मिसेज फॉरेस्टर बहुत ही हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है ओह माय पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मैटिल्डा, मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, तुम कैसे बदल गई हो, तुम इतनी अलग कैसे नज़र आ रही हो, तुम कैसे बदल गई हो। आगे मैडम लॉयसेल कहती है कि यस हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, कि जब से मैंने तुम्हें देखा था, जब से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल भरे दिन बीते हैं। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ही दयनीय दिन भी बीते हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। अब यहाँ पर यह बात सुन करके मिसेज फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती है कि मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, लेकिन ऐसे कैसे। फिर आगे लॉयसेल कहती है कि यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन टू मी, कि याद करो वह सोने का हार जो कि तुमने मुझे उधार दिया था। टू वियर टू मिनिस्टर्स बॉल, कि वहाँ पर जो मंत्री की जो पार्टी थी उसमें पहनने के लिए तुमने मुझे एक सोने का हार दिया था, याद करो। यस वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने खो दिया था, यानी कि वो मुझसे खो गया था। ये बात सुन करके मिसेस फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है कि हाउ इज़ दैट, ऐसे कैसे। सिंस योर रिटर्न इट टू मी, हालांकि वो तो तुमने वापस कर दिया था,
फिर लोएसल कहती है कि आई रिटर्न अनदर टू यू, कि मैंने तुम्हें कोई अन्य हार वापस किया था, एग्जैक्टली लाइक इट, ठीक उसी की तरह से दिखने वाला। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर दिस, और इसकी वजह से हमें पूरे 10 साल का समय लगा इसकी कीमत को चुकाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ ही सकती हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी, कि ये इतना आसान नहीं था, फॉर अस हु हैव नथिंग, कि हमारे जैसे लोगों के लिए इतना आसान नहीं था जिनके पास कुछ भी ना हो। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है, हमने पूरा का पूरा पैसा पूरा का पूरा कर चुका दिया है। एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, और मैं अब पूरी ईमानदारी के साथ ये सब बातें कह रही हूँ, और अब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। आगे इसमें लिखा है कि मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, और वह अवाक ही चुपचाप सारी बातें सुनते रही। शी सेड, और उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, यानी कि तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरे उस हार की जगह एक सोने का हार मुझे वापस किया था। वो कहते हैं कि येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आई। दे वर जस्ट अलाइक, वे करीब करीब बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड, और वह गौरवपूर्ण मुस्कुराए, एंड सिंपल जॉय, और एक हल्का सा आनंद भी महसूस किया। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड, और जो उसकी सहेली थी श्रीमती फॉरेस्टर वॉज टच्ड, वह बहुत ही भावुक हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, और उसने मिसेस लोएसल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर के जवाब दिया, ओ माई पुअर मैटिल्डा, ओ मेरे बेचारे मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे हीरे तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वह 500 फ्रैंक की कीमत से ज़्यादा के नहीं थे, मेरे बेचारे मैटिल्डा, वो तो नकली थे। ओह गॉड व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है। इस कहानी में हमने देखा कि जो मिसेस मैटिल्डा हैं वो एक अपने आप को सुंदर बनाने की चाह में अपनी सहेली मिसेस फॉरेस्टर से एक हार उधार लेती है अपने आप को सुंदर जताने के लिए, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि वो हार ही नकली था। अब उसको 10 साल का जो कठिनाई से भरा जो जीवन उसको बिताने के बाद उसको पता चलता है कि वो हार तो नकली था, जिसके लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक का जो कर्ज है पूरे 10 साल में कड़ी मेहनत करके उसको चुकाया। लेकिन बाद में उसको क्या पता चलता है कि वो हार तो नकली था, वो मुश्किल से 500 रुपये का ही था, 500 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी। तो ये बहुत ही अनोखी स्टोरी आपको इस चैप्टर में देखने को मिली। आप इस कहानी को सुन करके क्या समझे, आपको क्या समझ में आया, आप अपने जो आंसर हैं, आपकी फीलिंग है इस कहानी को लेकर के, आप अपने आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक पहुंचा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी किया। एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही भावुक कर देने वाली एक कहानी को पढ़ा। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इस कहानी को पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इंप्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।